मेरा नाम लियोन मुसोंडा है। मैं अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका में रहता हूँ। उम्र 24 साल है और पेशे से मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर हूँ। लोग मुझे अक्सर बहुत शांत और विचारों में डूबा हुआ कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मेरे भीतर हमेशा एक बेचैन लहर चलती रहती है। एक ऐसी लहर जो मानव मन की गहराइयों, सपनों की परतों और आत्मा के अंधेरे गलियारों में झांकने को मजबूर करती है। दिन के समय मैं विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, सपनों का विश्लेषण, अवचेतन की भाषा, मनोविकृति और भ्रम की अवस्थाएं जैसे विषयों पर रात होते ही मेरा असली शोध शुरू होता है। तब मैं अकेला अपने कमरे में बैठता हूँ, धीमी रोशनी में, पुराने लैपटॉप की स्क्रीन के सामने, और उन वेबसाइटों पर भटकता हूँ जिनके अस्तित्व पर खुद इंटरनेट भी सवाल उठाता है। मुझे हमेशा लगता था कि हर इंसान के सपनों में एक दरवाजा होता है, जो अगर कभी सच में खुल जाए तो वह हमें उस जगह पहुंचा सकता है जहां आत्मा और अंधकार एक दूसरे में घुल जाते हैं। मैं इसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। मेरी जिंदगी, कम से कम बाहर से देखने पर, एकदम सामान्य थी। कॉलेज, किताबें, नोट्स और कभी कभी दोस्तों के साथ कॉफी। लेकिन भीतर मैं धीरे धीरे किसी अनदेखी खाई में उतरता जा रहा था। फिर एक रात, 13 मार्च की रात, सब कुछ बदल गया। वो एक साधारण रात लग रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें रहस्यमय लय में टकरा रही थी। मैं अपने शोध पत्र के लिए सपनों के भीतर चेतना के स्तर पर डेटा खोज रहा था। रात के करीब 11:45 हो रहे थे। बाहर अब भी हल्की बारिश थी और आसमान में बिजली कहीं दूर चुपचाप चमक रही थी। मैं अपने कमरे के कोने में रखी टेबल पर बैठा था, गर्म कॉफी का मग धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, वही एकमात्र रोशनी जो कमरे में थी। मैं ट्विटर पर स्क्रॉल कर रहा था। वहीं हमेशा की तरह डाइटिंग, माइंड गेम्स और न्यूरोसाइकोलॉजी से जुड़ी बातें। फिर अचानक एक थ्रेड में एक अजीब लिंक दिखाई दिया। उसके साथ सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सी योर ड्रीम्स वाइल यू आर अवेक। मतलब, जागते हुए सपने देखो। पहले तो मुझे हंसी आई। ऐसा कैसे हो सकता है? पर मेरे भीतर का मनोवैज्ञानिक तुरंत सक्रिय हो गया। अगर यह कोई प्रयोग है, तो इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल ट्रिगर जरूर होगा, मैंने सोचा। जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने लिंक पर क्लिक किया। वेबसाइट खुली, पर उसमें कुछ अजीब बात थी। न कोई एनिमेशन, न कोई विज्ञापन, न कोई आधुनिक डिजाइन। बस एक सफेद पेज और उस पर काले अक्षरों में कुछ शब्द। शब्द इतने सादे थे कि उनमें एक अस्वाभाविक शांति थी, एक ऐसी शांति जो भीतर तक ठंडक पहुंचा देती है। उस पर लिखा था, When you go to bed tonight, lie completely still. Don't move. Keep your eyes closed. Ignore every signal your body sends you. After 30 minutes, you will cross into your dreams awake. मैं स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखता रहा। हर शब्द ऐसा था मानो कोई अनदेखा चेहरा फुसफुसा कर बोल रहा हो। उन्होंने लिखा था कि नींद से ठीक पहले का वो क्षण, जब चेतना और सपना एक दूसरे को छूते हैं, उसे वे स्वप्न द्वार कहते हैं। यह विचार मेरे शोध के कई सिद्धांतों से मेल खाता था। क्या वाकई किसी व्यक्ति की चेतना नींद के पार जाकर देख सकती है? मैंने खुद से कहा, बकवास। पर अगले ही पल मन ने कहा, अगर ये सच निकला तो? विज्ञान और पागलपन के बीच बस एक पतली सी रेखा होती है। और उस रात, मैंने तय किया कि मैं उस रेखा को पार करूंगा। शायद मेरे अंदर का शोधकर्ता प्रयोग चाहता था, या शायद मेरे अंदर का इंसान किसी अनजाने डर को महसूस करना चाहता था। मैंने वेबसाइट बंद की, लैपटॉप स्लीप मोड में डाला और बिस्तर पर जा लेटा। बाहर बारिश की बूंदें अब और तेज हो चुकी थीं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 बजने की ओर बढ़ रही थी। कमरे की बत्तियां बंद थीं, और अंधेरे में सिर्फ छत के पंखे की धीमी आवाज गूंज रही थी। मैंने वही किया जो वेबसाइट ने कहा था। पूरी तरह स्थिर पड़ा रहा, आंखें बंद रखीं, और शरीर के हर संकेत को नजरअंदाज किया। पहले 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट बाद पैरों में हल्की झुनझुनी महसूस हुई।
15 मिनट पर शरीर ने करवट बदलने का संकेत भेजा, लेकिन मैंने खुद को रोका। 20 मिनट बाद लगा जैसे कोई मेरे सीने पर हल्का दबाव डाल रहा हो। 25 मिनट पर कानों में अजीब सी भनभनाहट शुरू हुई। और फिर 30वें मिनट के आसपास मुझे लगा कोई मेरे कमरे में है। मेरे सीने पर अचानक एक भारी दबाव महसूस हुआ। शुरू में लगा जैसे नींद के दौरान कोई मांसपेशी तन गई हो, लेकिन अगले ही पल मुझे साफ महसूस हुआ, वो कोई था। वो एहसास हल्का था, जैसे कोई छोटा बच्चा, शायद 6 साल का, धीरे धीरे मेरी छाती पर आकर चिपक गया हो। मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था, तेज, अनियमित और किसी घबराए हुए जीव की तरह भारी। हर सांस के साथ उसकी छाती मेरी छाती से टकराती, और एक अजीब सी ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ जाती। मैंने हिलने की कोशिश की, पर शरीर पत्थर की तरह जम गया था। आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो चीज अब धीरे धीरे ऊपर सरकने लगी, मेरी छाती से होकर गर्दन तक पहुंची, और वहीं रुक गई। मुझे महसूस हुआ उसका चेहरा मेरी ठुड्डी के ठीक नीचे था। उसकी सांसें अब मेरे गले पर गर्म और भारी लग रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में हल्की सी नमी और बदबू घुल गई थी, जैसे पुराना कपड़ा बारिश में भीगकर सूखने से रह गया हो। मैं जानता था कि मेरी बहन दूसरे कमरे में सो रही है। माँ पिता गांव गए हुए थे। मतलब कमरे में कोई नहीं होना चाहिए था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, पर शरीर एकदम निष्प्राण पड़ा था। मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन हर इंद्रिय चिल्ला रही थी कि कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। यह क्या स्लीप पैरालिसिस हो सकता है? ये सोचकर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर हूं, मुझे पता है ये एक जैविक अवस्था है, जब दिमाग जाग जाता है, पर शरीर अब भी नींद में जकड़ा होता है। पर इस बार कुछ अलग था, क्योंकि यह किसी बुरे सपने जैसा नहीं लग रहा था। यह तो जैसे किसी और हकीकत की परत थी, जहां मैं और वो कुछ एक साथ सांस ले रहे थे। वो चीज कुछ देर मेरी गर्दन पर जमी रही, फिर धीरे धीरे नीचे हट गई, पर गायब नहीं हुई। मुझे अपने बिस्तर पर उसके बैठने का भार महसूस हुआ। गद्दा थोड़ा धंसा, और एक धीमी सी कड़कड़ाहट हुई, जैसे नाखून लकड़ी से टकराए हो। मैं सांस रोके पड़ा था, हर पल इंतजार कर रहा था कि कुछ और घटे, और फिर वो फुसफुसाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शब्दों के बजाय बस कंपन महसूस हुआ, एक अजनी भाषा जो न इंसानी थी, न किसी सभ्यता की। जैसे कोई नींद के पार की जुबान बोल रहा हो। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, पर वो जैसे मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरे दिमाग में उतर रही थी। और फिर अचानक सब शांत हो गया। वो दबाव खत्म, वो मौजूदगी खत्म, बस कमरे में फैली एक ठंडी खामोशी रह गई। ऐसी खामोशी जिसमें कभी कभी अपनी ही सांसें अजनबी लगने लगती हैं। मैं पसीने से भीगा हुआ था, पर जैसे ही उठने की कोशिश की, मुझे लगा बिस्तर के दूसरे सिरे से कोई अब भी मुझे देख रहा है। मैंने अगली रात कुछ भी नहीं किया। ना लैपटॉप खोला, ना कोई लिंक देखा। बस बिस्तर पर लेटा रहा, आंखें खुली रहीं, लेकिन मन सो नहीं सका। क्योंकि जो मैंने पिछली रात महसूस किया था, वो किसी स्वप्न सिद्धांत से कहीं आगे था। दिन में खुद को समझाया, ये सब मस्तिष्क का भ्रम है लियोन। तुम एक वैज्ञानिक हो, अंधविश्वासी नहीं। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज बार बार कहती रही, तुमने कुछ देखा था। वो असली था। दूसरी रात मैं जागता रहा, पर तीसरी रात मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उस रात समय लगभग 12 बजने वाला था। बाहर हवा में नमी थी और कमरे में वही परिचित सन्नाटा। घड़ी की टिक टिक अब किसी अनजाने उल्टी गिनती जैसी लग रही थी। मैंने वही प्रक्रिया दोहराई। लेट गया, शरीर को स्थिर रखा, आंखें बंद की, और हर सिग्नल को नजरअंदाज किया। 5 मिनट कुछ नहीं, 10 मिनट धीरे धीरे शरीर सुनना, 15 मिनट हवा भारी लगने लगी, 20वें मिनट पर कानों में वही भनभनाहट, और ठीक 30वें मिनट पर वही दबाव फिर से लौटा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे दिमाग में जैसे किसी ने अचानक बिजली की चिंगारी छोड़ दी हो। मैं झटके से जाग गया और मेरी आंखें खुल गईं। पहली बार मैं उसे देख पा रहा था।
वो कोई छाया नहीं थी। वो एक लड़की थी। छोटे बाल, उम्र शायद 6 या 7 साल। उसने पूरी तरह काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा सफेद नहीं, बल्कि राख जैसा था। इतना फीका कि लगता था जैसे किसी ने उसकी त्वचा से सारा रंग चूस लिया हो। वो बिल्कुल मेरे सीने के पास खड़ी थी। और उसकी गहरी, खोखली आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। उन आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक ठंडी, अथाह खालीपन। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज गले से निकल नहीं रही थी। मेरे होंठ हिलते थे, पर शब्द जैसे कहीं फंस गए थे। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। पंखे की आवाज रुक गई। घड़ी की टिक टिक थम गई। अब सिर्फ वो और मैं। वो कुछ नहीं बोली, बस देखती रही, इतनी देर तक कि समय का अस्तित्व ही मिट गया। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें और गहरी होने लगी, मानो उनकी काली परतें किसी अंतहीन कुएं की तरह फैल रही हो। मैं उनमें देखता रहा और मुझे लगा, उसकी आंखों के भीतर एक और दुनिया है। उसकी पुतलियों में अंधेरे के बीच कुछ हिल रहा था, जैसे कोई धुंधली परछाई, कोई चेहरा, कोई आकृति। और फिर मैंने महसूस किया कि वो मुझे खींच रही है। कमरा मेरे चारों ओर से धुंधला होने लगा। दीवारें पिघलती सी लग रही थी। छत घुलकर एक काले भावर में बदल गई। और मैं धीरे धीरे उसकी आंखों में समा रहा था। अगले ही पल, मैंने खुद को वहां पाया जहां न समय था, न रोशनी, बस एक लंबा अंधेरा गलियारा, जिसके अंत में कोई मुझे अपने पास बुला रहा था। मेरे चारों ओर अब कोई बिस्तर नहीं था। ना कमरा, ना खिड़की, ना पंखे की आवाज। बस एक गाढ़ा अंधेरा, जो जैसे जीवित था, धीरे धीरे सांस लेता हुआ, मेरे चारों ओर घूमता हुआ। धीरे धीरे उस अंधेरे में एक कमरा आकार लेने लगा। दीवारें धुंधली थी, जैसे धुएं से बनी हो। फर्श पर नमी थी, और हर ओर काले दरवाजे। कम से कम 6 या 7 दरवाजे। और हर दरवाजे पर कोई तारीख लिखी हुई थी, जैसे किसी ने खून से उकेरी हो। मैं आगे बढ़ा। पहले दरवाजे पर लिखा था, 10 अगस्त 1999। मेरा दिल धक से रुक गया। ये वही तारीख थी जब मेरी दादी का निधन हुआ था। मेरे हाथ अनायास ही उस दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाजा ठंडा था, जैसे बर्फ का बना हो। जैसे ही मैंने हैंडल घुमाया, वो खुद ब खुद खुल गया, बिना किसी आवाज के। और अगले ही पल, मैं वहां था, अपने पुराने घर में। वो ही पुराना ड्राइंग रूम। दीवारों पर टंगी वही धुंधली तस्वीरें, वो लकड़ी की अलमारी जिसमें दादी की चूड़ियां रखी थी। रसोई से गुड़ और मक्खन की वही गर्म खुशबू आ रही थी। हवा में पुरानी यादों की नमी तैर रही थी। मेरे गले से अचानक एक शब्द निकला, दादी। लेकिन आवाज जैसे हवा में दब गई। मैं बोल तो रहा था, पर कोई मुझे सुन नहीं पा रहा था। मैंने मुड़कर देखा, दादी वहीं थी। कुर्सी पर बैठी, बुनाई कर रही थी। चेहरा वैसा ही शांत, वैसा ही स्नेहिल। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन कदम जैसे जमीन से चिपक गए। मैं बस देखता रह गया। और तभी कमरे के कोने में कुछ हिला। वहीं, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, वो लड़की खड़ी थी। वो पहले जैसी ही दिख रही थी, छोटी, काले कपड़ों में, और वही राख जैसा चेहरा। पर इस बार, वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ मानवीय नहीं था। वो खुशी नहीं थी, वो एक सफलता थी। जैसे किसी ने जो चाहा वो पा लिया हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैं दादी की ओर देखना चाहता था, पर निगाहें उस लड़की से हट नहीं रही थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर कदम के साथ कमरा और ठंडा होता गया। फर्श से धुंध उठने लगी। और दादी की आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। ये सपना नहीं है, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरे शब्द खुद मुझसे गूंज कर लौट आए। नहीं लियोन, ये तेरा सपना नहीं है। वो लड़की अब मेरे ठीक सामने थी। उसकी आंखों में वही अंतहीन अंधेरा। और फिर उसने फुसफुसाया, एक ऐसी भाषा में जो मैं नहीं समझ सका, पर जिसका अर्थ सीधे मेरे मन में गूंज उठा, अब तुम यहां हो। तुम्हारे सपने तुम्हारे नहीं रहे। अचानक सब कुछ गायब हो गया, घर, दादी, खुशबू, रोशनी। मैं फिर उस काले कमरे में था। अब सारे दरवाजे बंद थे सिवाय एक के, और उस दरवाजे पर लिखा था 14 अक्टूबर 2023।
मुझे झटका लगा। वो आज की तारीख थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैं फिर भी आगे बढ़ा। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे खींच लिया हो। मैंने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और उसके पार जो था, उसने मेरी आत्मा तक जमा दी। वो वही कमरा था, मेरा कमरा। लैपटॉप टेबल पर पड़ा था, कुर्सी अपनी जगह पर थी, और मेरा शरीर मेरे ही पलंग पर पड़ा था। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जान नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया, क्या मैं मर चुका हूं या अब भी जिंदा हूं, बस किसी और दुनिया में अटका हुआ। तभी पीछे से वही लड़की आई। वही 6-7 साल की, वही सफेद चेहरा, वही काली आंखें। अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी, बस बोली, अब तुम मेरे साथ हो। और उसी क्षण सब कुछ काला हो गया। मैंने आंखें खोली, मैं अपने कमरे में था। घड़ी में समय 3:07 रात का था। मैं पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन इस बार कोई भ्रम नहीं था। क्योंकि उस रात के बाद से मैंने वो प्रयोग फिर कभी नहीं किया। पर अब लगता है, शायद बहुत देर हो चुकी है। कभी कभी जब मैं नींद में जाता हूं, तो कमरे के कोने से किसी की धीमी सांसों की आवाज आती है। कभी तकिए के पास हल्की ठंडक महसूस होती है। कभी किसी के नन्हे हाथ मेरे सीने पर टिके हुए लगते हैं। मैं जानता हूं वो यही है। वो अब मेरे साथ रहती है। शायद मैंने उस रात सपनों की दुनिया से उसे अपने साथ खींच लिया। अब मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। वो मेरी हर रात का हिस्सा बन चुकी है, कभी परछाई बनकर, कभी किसी पुराने खिलौने की हंसी में, कभी मेरी आंखों के सामने अंधेरे के रूप में। मैं अब ठीक से सो नहीं पाता। हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूं, वही दरवाजा सामने आ जाता है, 14 अक्टूबर 2023 वाला दरवाजा। उसके पीछे वही लड़की खड़ी होती है, वही ठंडी निगाहें, वही सन्नाटा, वही हल्की सी मुस्कान। वो कुछ नहीं करती, बस देखती रहती है, जैसे इंतजार में हो। इंतजार इस बात का कि कब मैं फिर से उस दरवाजे के पार जाऊं। कब मैं अपने सपनों में फिर उसी जगह लौटूं जहां से सब शुरू हुआ था। वो अब मेरे सपनों में नहीं आती, वो वही रहती है, उस दरवाजे के पीछे, और हर रात मेरा नाम पुकारती है। कहती है, बस एक बार और लौट आओ, इस बार मैं इंतजार नहीं करूंगी। शायद इसी वजह से मैं अब गहरी नींद में नहीं सो पाता। क्योंकि अगर मैं फिर कभी उस दरवाजे तक पहुंच गया, तो इस बार वो मुझे सिर्फ देखेगी नहीं, मुझ में समा जाएगी। शायद उसे मेरा शरीर चाहिए। क्या तुम सोने जा रहे हो आज रात? तो याद रखना, सपनों के दरवाजे हमेशा एक ही तरफ नहीं खुलते। कभी कभी वो दूसरी ओर भी खुल जाते हैं। जहां क्या है, ये कोई नहीं जानता। शायद अंधेरा, शायद सन्नाटा, या फिर कोई ऐसा चेहरा जो तुम्हें बहुत पहले से देख रहा है। कौन जानता है, वो दरवाजे के उस पार कोई तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हो, तुम्हारे शरीर के जरिए इस दुनिया में आने के लिए। तो अगर आज रात नींद गहरी हो जाए, तो जरा ध्यान रखना, कहीं वो दरवाजा अंदर से न खुल जाए।